हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पहले से ही अपने वीडियो में अवेलेबल है। जो भी वीडियो सीरीज़ आपको मिला है या फिर जो हमारा ऐप है उसमें, बट अब वो पुराना हो चुका। पिछले 2-3 साल में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, इसलिए मैंने नहीं लाया था। लेकिन अब चेंजेस हो चुके हैं, इनकम टैक्स हमारा बदल चुका है, टैक्स स्लैब्स बदल चुके हैं, तो हमें नई व्यवस्था के अनुसार इनकम टैक्स पढ़ना है। ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल होगी। मैक्सिमम चीज़ें आपको जो बोर्ड पर लिखा हुआ ऑलरेडी मैं लाया हूँ, ट्रांसलेटेड फाइल लाया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लाया हूँ। लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूँगा, लिखूँगा। इंग्लिश इनकम टैक्स है तो बहुत कम लिख पाऊँगा मैं हिंदी, बट जो भी इंग्लिश लिखूँगा उसको हिंदी में बोलूँगा ज़रूर। आप वहाँ से प्लीज़ कॉपी कर लेना, क्योंकि एक खुद बड़ा बड़ा सोल्यूशन होता है, इसमें हर एक चीज़ हिंदी इंग्लिश लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोग इतना सपोर्ट करना, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो मैं हिंदी भी लिखूँगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स 2023। मैंने 23 क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की बात होती है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन 23 इसलिए लिखा है कि 23 में अमेंडमेंट हुआ है और अभी के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने इसमें चेंज किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड असेसमेंट ईयर 23-24। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस है। तो सबसे पहला और बड़ा चेंज तो है हमारे इनकम टैक्स स्लैब्स में, वो भी न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास इनकम टैक्स के कितने टैक्स रिजाइम्स हैं? तो हमारे पास 2 टैक्स रिजाइम है। एक तो है ओल्ड टैक्स रिजाइम और दूसरा है न्यू टैक्स रिजाइम। ओके, ओल्ड और न्यू दोनों पैरेलली, दोनों एक साथ चल रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप पुरानी व्यवस्था के तहत जाओ या फिर नई व्यवस्था के तहत। नई व्यवस्था में कोई भी कटौतियाँ यानी डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं है, और ओल्ड व्यवस्था में 87A यानी सभी कटौतियाँ जैसी थी वैसी ही हैं। तो जो ओल्ड टैक्स व्यवस्था है, जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो पिछली बार आप पढ़े थे वही है। बट न्यू कर व्यवस्था, न्यू व्यवस्था में बदलाव हुआ है, बहुत सारे बदलाव। इसमें पहले 5 लाख तक छूट था, अब 7 लाख तक है। 7 लाख तक कैसे है, 5 लाख तक कैसे है, 5 लाख क्या इनकम पर छूट है या टैक्सेबल इनकम पर छूट है, वो सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। स्लैब्स अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 22-24 क्या है? बिटवीन 0 एंड 3 लैक्स इज 0 और नील और एग्जेम्प्ट। यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले 0 से 2.5 लाख ही था। अब 3 लाख 1 से 6 लाख तक 5%, 6 लाख 1 से 9 लाख तक 10%, 9 लाख 1 से 12 लाख तक 15%, 12 लाख 1 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख 1 से अबव जाएंगे तो आपको 30% का टैक्स चुकाना होगा। जो कि अब टोटल स्लैब्स कितने? 1 2 3 4 5 6। पहले ये स्लैब 7 थे, 2.5 लाख पर ही ब्रेक हो रहे थे। पहले 2.5 लाख का डिफरेंस था, अब डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 लाख। हर जगह कितना है? 3 लाख। इस बात का ध्यान रखना, और आपको लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए। ये 12 लाख 1 से 15 लाख तक, यानी 12 लाख 1 रुपया काउंट होगा, और 12 लाख जिनका है उनका तो इसमें रहेगा। लेकिन जिनका 12 लाख 1 रुपया हो गया, 1 रुपया भी बढ़ा तो आप आ जाएंगे 20% में। तो ये है न्यू टैक्स रिजाइम। ओके, तो आप इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो पिछली बार 19 में क्वेश्चन पूछा था उसमें आपको टैक्स स्लैब रेट नहीं दिया हुआ था। उसके पहले 14 में पूछा था, उसमें टैक्स स्लैब रेट दिया हुआ था। ठीक है, तो दिया रहे तो सो मच सो गुड। दिया रहेगा तो जनरली आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, नहीं दिया रहेगा तो न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग आप फाइल कर देना। अब कुछ चीज़ें पिछले वाले से अब वाले में, अच्छा ये हिंदी में नहीं है, बाकी की चीज़ें हिंदी में होंगी, तो मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द प्रपोज्ड, ध्यान रखना, न्यू टैक्स रिजाइम फॉर फाइनेंशियल ईयर फॉर द 23-24 एंड द एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजाइम एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 आर फॉलोज। ये सब प्रपोज थे, तो अब ये सब इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। क्या है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हैज बीन हाइक्ड 3 lakhs to 3 lakhs फ्रॉम 2.5 lakhs। ये पहले 2.5 लाख से बेसिक कितना कर दिया गया? 3 लाख। ये एक बदलाव हुआ। दूसरा, द नंबर ऑफ इनकम टैक्स स्लैब हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 5, 6 से 5 कर दिया गया।
ओके, लैंग्वेज देख लेना कि जो इनकम टैक्स स्लैब थे पहले 6 थे, अब 5 हो गए। जो छूट था, एग्जेम्पशन लिमिट था, वो पहले 2.5 लाख तक था, अब 3 लाख तक छूट हो गया है। द टैक्स रिबेट, रिबेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनका लोअर इनकम वालों के लिए। अंडर सेक्शन 87 है, ये भी याद रखना, हैज़ बिन हाइक्ड टैक्सेबल इनकम ऑफ लेवल 7 lakhs फ्रॉम 5 lakhs, कि पहले 5 लाख तक पर ही छूट था, अब कितना छूट हो गया है? 7 लाख। 5 लाख से बढ़ाकर कितना छूट कर दिया गया है? 7 लाख। ठीक है, और वो किसके तहत? 87A, अंडर सेक्शन 87A। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिबेट हैज डबल्ड टू रुपीज 25,000 फ्रॉम 12,500। यानी पहले रिबेट 12,500 का था, अब रिबेट कितना होगा? 25,000। पहले एग्जेम्पशन 5 लाख जब था तब रिबेट था आपका 12,500, लेकिन अब जब इंजेक्शन, और भी देख लेना ये वाला चीज़ कि टैक्सेबल इनकम बोला है, नॉट इनकम। तो टैक्सेबल इनकम और इनकम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस पर भी हमें फोकस करना होगा कि टैक्सेबल इनकम अगर आपका 7 लाख है तो आपको रिबेट मिलेगा 25,000 का, और टैक्सेबल इनकम पहले 5 लाख था तो रिबेट मिलता था 12,500। तो ये मेजर डिफरेंसेस है। तो इस लाइन को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेना, वीडियो को पीछे करके सुनना, मैं हिंदी में भी बोला हूँ। ओके, द हाइएस्ट सरचार्ज रेट हैड बीन रिड्यूस 37% टू 25%। कि पहले सरचार्ज था जिनका इनकम 15 लाख से अधिक होता था, 25 लाख से अधिक जो भी था, बड़ा इनकम, एक, अब मैं सरचार्ज की बात नहीं करूँगा, पहले था 37%, अब है 25%। जस्ट फॉर नॉलेज, इसका हमें यूज़ नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर ₹50,000 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 फॉर सैलरीड इंडिविजुअल एंड पेंशनर। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की एक बात की गई है जो कि कितना है? ₹50,000। और ये किन के लिए है? ये है सैलरीड और इंडिविजुअल्स, सैलरीड इंडिविजुअल और पेंशनर्स के लिए। ये 50,000 का डिडक्शन तो पहले से ही चलता रहा है, लेकिन अभी भी ये बना है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर लेते हैं, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ₹50,000 सैलरी इंडिविजुअल एंड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन अप टू 15,000 इज करेंटली अलाउड ओनली अंडर द ओल्ड रिजाइम। ध्यान रखना कि अभी ये अलाउ कब तक था? सिर्फ ओल्ड रिजाइम में जाओगे तब 15,000 और ये 15,000 भी मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो प्रपोज टू अलाउ दिस टू डिडक्शंस अंडर द न्यू रिजाइम। ये प्रपोज्ड है कि इन दोनों को नए वाले में भी अलाउ किया जाए, जैसा कि यहाँ हिंदी में भी लिखा है। अच्छा, ये वाली चीज़, वेतन भोगियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती और 15,000 रुपये तक पारिवारिक पेंशन से कटौती वर्तमान में केवल पुरानी व्यवस्था के तहत ही अनुमति है। नई व्यवस्था के तहत इन 2 कटौतियों की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है। इसीलिए इस वीडियो को लाने में लेट हुआ, नहीं तो जब चेंजेस हुए थे तभी भी मैं ला सकता था, मार्च अप्रैल में भी, लेकिन अभी ला रहा हूँ ताकि ये चीज़ें जो ये प्रपोज्ड है ये फाइनलाइज हो जाए, तब पढ़ाऊँगा, क्योंकि वीडियो तो बहुत दिन तक रहेगा ना, इसलिए। बाकी हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ निवेशों और खर्चों पर छूट के साथ आने वाली पुरानी कर व्यवस्था तथा करदाताओं के लिए आकर्षक बनी रहेगी जो घर का किराया देते हैं, लेकिन हम कि घर का किराया नहीं देना है, जो हमारा, और जिनके पास होम लोन है, जो हमारा सिलेबस कहता है कि घर के किराया और लोन वाले के लिए हमें नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दी। ये 21-22 वाला हमारे पास था, ये थी पुरानी व्यवस्था, और ये थी नई व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो नए छात्र होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे पुराना वाला, या फिर मान लो पुराना वाला डिलीट हो जाएगा, तो फिर उसके लिए मैं एक पीपीटी रखा हूँ कि पुरानी व्यवस्था में भी न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम था। तो ये ओल्ड टैक्स रिजाइम अभी भी बना हुआ है कि 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर वालों को 30%। ये अभी भी है, आप इसके थ्रू जा सकते हो, आप उसमें सारी चीज़ें ले सकते हो, जितने भी डिडक्शन से ले सकते हो जैसे लेते थे। लेकिन नई थी 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15। तो ये कितने हो गए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी बताया ना कि इसको घटा के 6 कर दिया। चलो, देयर इज़ नो चेंजेस, ये सब तो पुराना वाला है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेस की बात करें तो ये 4% पहले भी था, अब भी है। ओके, अब ATC, ATD, HRA हमें पढ़ना नहीं है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये नॉलेज के लिए है, ये किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स बिटवीन 60 एंड 80 इन ओल्ड टैक्स रिजाइम। ये
लागू होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको इज 45 50 मिलेगा, तो उसका भी बात समझना कि अगर 60 से ज़्यादा रहेगा तो ये एप्लीकेबल। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में फिर से एक बार बात कर ली जाए। आप चाहो तो इस वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़ लो, इस सारी चीज़ों को लिख लो, पढ़ना ज़रूरी है। मैं पहले ये बोल भी चुका हूँ। क्या है कि वित्तीय वर्ष से मतलब 2022-23 से पहले भी था, अभी भी था, 50,000 की फ्लैट कटौती उपलब्ध है, यानी सीधी कटौती उपलब्ध है। कटौती बिना शर्त के प्रत्येक कर्मचारी और व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। देखो इंग्लिश में अच्छा है। फ्लैट डिडक्शन ऑफ ₹50,000 इज अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24 सबके लिए है। द डिडक्शन इज अवेलेबल टू एवरी एम्प्लॉय एंड इंडिविजुअल विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, चलो। ऑब्टेन टैक्स डिडक्शन ऑन होम लोन। If you have a home loan, you may be eligible for tax deduction for the both the interest and principal payments made on the loan. तो ये ओल्ड वाले में, न्यू वाले में नहीं। अब क्या है, यूटिलाइज सेक्शन 80C बेनिफिट्स। Several deductions from your taxable income are available under the section 80C of the Income Tax Act. इन्वेस्टमेंट इन PPF। देखो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो आप एक खर्च कर दिए हो टैक्स भी उस पर देते होगे, और एक इन्वेस्ट किए हो उस पर टैक्स से बचोगे कि क्या होगे, वो दिया हुआ है। तो PPF, ELSS, NSC, SSC, प्राइम मिनिस्टर फंड में जो आप दान करते हैं या ऑर्फनेज में जो दान करते हैं वो खर्च होता है, ध्यान रखना। लेकिन LIC, PPF, PF इस सब जगह पे जो पैसा जमा करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसके बारे में ये किसके अंतर्गत आता है, 80C के अंतर्गत आप बेनिफिट ले सकते हो। LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसी को हिंदी में दिया गया। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है जब हम सैलरीड या पेंशनर हैं तो, और ये बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। अब दो चीज़ पढ़ते हैं, आयकर वर्ष क्या है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट इज़ असेसमेंट ईयर। तो देखो क्वेश्चन दिया है, फाइनेंशियल ईयर को हम इंडिकेट करते हैं FY से। In which year the income is earned is known as financial year और fiscal year। कि जिस वर्ष हम पैसा कमाते हैं उस वर्ष टैक्स नहीं देते, उसके अगले वर्ष पिछले वर्ष का टैक्स देते हैं। तो अगले वर्ष की गणना भी होती है कि आपने पिछले वर्ष में कितना कमाया और कितना खर्च किया, कितना बचाया, सब घटा के ले दे करके जो भी पैसा टैक्सेबल होगा, यानी जो भी आपका टैक्सेबल इनकम होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं, वित्त वर्ष या वित्तीय वर्ष। जिस वर्ष आय अर्जित की जाती है उसे वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष, एक ही है, वित्त वर्ष या वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं हम असेसमेंट ईयर। व्हाट इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को क्या कहते हैं, आकलन वर्ष। इसको AS से इंडिकेट करते हैं, या AY से भी कर सकते हैं, असेसमेंट और ईयर। द असेसमेंट ईयर इज द ईयर दैट कम्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बाद जो आता है ईयर उसको हम असेसमेंट कहते हैं, जिसमें हम आय की गणना करते हैं। दिस इज द टाइम इन विच इनकम असेस्ड और कंप्यूटेड। वही जब मैंने बोला कि जिस वर्ष में आय की गणना कहते हैं उसे आकलन वर्ष। बस एक लाइन में लिख लो हिंदी में। ओके, तो ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। इतने इन्फॉर्मेशन के साथ मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। लेकिन एक और चीज़ बच रहा है, शेष। तो शेष अभी बताया। The cess on the income tax amount continues to remain the same in both the tax regime. The cess of 4% will be left, या पर इम्पोज किया जाएगा, थोपा जाएगा ऑन इनकम टैक्स अमाउंट। कि जितना भी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा कि इनकम टैक्स, मान लो आपका कैलकुलेट हो गया कि 50,000 देना है, तो 50,000 का 4% आप शेष देंगे। ठीक है, तो ये लास्ट में यूज़ होता है। इसी को हमने यहाँ पर हिंदी में भी लिख लिया है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, अब मैं इस बात यूनियन बजट 2003 से कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन, बार बार स्टैंडर्ड डिडक्शन में बोल रहा हूँ, बार बार इसका PPT में लिया हूँ ताकि आपके दिमाग पर रहे। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। न्यू टैक्स रिजाइम was introduced that will be applicable for financial year 23।
ठीक है, के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा ऑनवर्ड्स और आगे भी। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डिडक्शन you get flat deduction of rupees 50,000 while calculating income tax for financial year 23-24 with the tax regime. You also get this deduction in old tax regime. Note that this standard deduction of rupees 50,000 is only available to salaried and pensioner in both tax regime. उसी को हिंदी में ये इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, गलती से पेंशनर के लिए उपलब्ध। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले आपकी सैलरी और टैक्सेबल है सैलरी में डिफरेंस दिखा। क्या होता है इनकम फ्रॉम सैलरी? मान लो आप कुछ सैलरी कमाते हो और उसमें से आपको क्या करना होता है कि और भी आपके क्या क्या इनकम है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नहीं बोला है कि नहीं करना है इसको। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट हुआ है या कुछ भी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कई सारे DA, TA, डियरनेस अलाउ, इनकम फ्रॉम डियरनेस अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ऐड किया जाता है। फिर आपका बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस करते हैं अंडर सेक्शन 80C में कटौतियों को, अगर ओल्ड के थ्रू जा रहे हो तो ये सारे कटौतियाँ होंगी। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन निकलेगा, फिर टैक्सेबल इनकम। ओके, और इस टैक्सेबल इनकम पर आपको देना होता है टैक्स। तो एक क्वेश्चन है, देखते हैं। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फॉर मिस्टर रमन whose yearly income from salary is 3,50,000. He does not get any house rent allowances and he has no saving and his age is 45 years. कोई सेविंग्स नहीं है, तो हम किस लिए ओल्ड में जाए, न्यू में जाएंगे? तो खैर पहले तो हम देखते हैं कि इनका टैक्सेबल इनकम कितना होगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है, 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 इनका है, इनकम सैलरी से आता है। अगर मंथली बोलता, मान लो कि 12,000 है या फिर 30,000 है, तो 30,000 गुना 12, 12 दिया 36, 3,60,000। ठीक है, अब बाकी किसी सोर्स से इनका इनकम नहीं है, तो ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब सीधे लेस कर देंगे डिडक्शन। अंडर सेक्शन 80C भी नहीं है, तो क्या करेंगे, डिडक्शन डायरेक्ट 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से हम इनको डिडक्ट कर देंगे। अब क्या बचा, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपया क्या कहलाएगा, 3 लाख रुपया कहलाएगा इनका टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये है टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए। तो अब 3 लाख रुपए पर हम इनकम टैक्स से गणना करेंगे। तो पहले तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल इनकम की 1-2 और प्रैक्टिस कराता हूँ कि आपको इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस पता चल सके। लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्या है, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। ध्यान रखना, फॉर मिस्टर रमन हुज ईयरली इनकम इज 8,50,000, he does not get any house rent allowances and no saving. तो सिंपली 8,50,000 इनका है और ये कोई भी रेंट और कोई भी अलाउंसेस इनके पास नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, तो हमें ओल्ड के तहत नहीं जाना है, हमें किसके तहत जाना है, न्यू के तहत। तो दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि ओल्ड टैक्स रिजाइम के तहत कब जाओगे, जब आपके पास कोई ना कोई सेविंग्स है या एक्सपेंडिचर्स है। तो सीधे आपको एक ही डिडक्शन मिलेगा, क्या, बिना किसी कंडीशन के, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, और ये 50,000 माइनस कर देंगे तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना हुआ, 8 लाख। 8 लाख रुपीस आपके टैक्सेबल इनकम हो गए। तो टैक्सेबल इनकम फाइंड करने आ जाएगा, तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे कि आपको कैसे इनकम टैक्स देना है और कैसे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको देखते हैं। Annual income of Mr. Rishi excluding HR is 3,80,000. He does not get any house rent allowances and he has no saving. Calculate his income tax। चाहो तो हिंदी में लिख लो, एक बार हिंदी में लिखवा दिया ना, अब तो बस पैसे की बस यहाँ पर हेरा फेरी करना है। बट लिख लो कि मिस्टर ऋषि का वार्षिक की वार्षिक आय 3,80,000 है, या फिर वेतन से आय 3,80,000 है, ऐसा होना चाहिए था। इनकम ऑफ मिस्टर ऋषि, यहाँ पर होना चाहिए था इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम
सैलरी ऑफ मिस्टर ऋषि एक्सक्लूडिंग HR रुपीज़ 3,80,000। कि मिस्टर ऋषि की वेतन से आय 3,80,000 रुपये है, उन्हें कोई किराया भत्ता नहीं मिलता, उनके पास कोई बचत नहीं है, उनके आयकर की गणना करें। आयकर की गणना अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं कि सबसे पहले इनका इनकम कितना है, अब लिख लेना, इनकम है इनका 3,80,000, 3,80,000। अब इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 50,000 का। ये तो लाइन करना ही करना है आपको। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। वहाँ पर स्पेस की कमी है, यहाँ पर स्पेस इसलिए मैं बचा रहा हूँ, कमी थी यहाँ पर मैं बचा रहा हूँ। अब कितना हो जाएगा, 3,30,000। ठीक है, 3,30,000 क्या हुआ इनका टैक्सेबल इनकम। हिंदी में लिखिए, ये है आय या वेतन से आय और स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब कर योग्य आय 3,30,000। अब 3,30,000 पर हम इनकम टैक्स का गणना करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए कि हमें टैक्स स्लैब पता है 0 से 3,00,000, 0 से 3,00,000 पर कितना होता है, नील यानी 0% भी कह सकते हैं। तो 0 से 3,00,000 की राशि कितनी है, ये 3,00,000 होती है। तो 3,00,000 का 0% कितना होता है, 0 रुपया हमें देना होगा, 0.00 लिख लो। फिर उसके बाद दूसरा स्लैब क्या है, 3,00,000 1 से 6,00,000। ठीक है, इसका स्लैब रेट क्या है, तो एक बार रेट के लिए और एक बार अमाउंट के लिए, तो जो ये इक्वल वाला है ना, इसको थोड़ा सा बदल देना ताकि ये पता चलता रहे। ठीक है, यहाँ पर 0% और ये थोड़ा सा दूर हो गया, तो ये है 5%। हम टैक्स स्लैब भी लिख रहे हैं और कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, फिर से एक 3,00,000 होता है, लेकिन क्या हमारे पास 3,00,000 है, तो देखो 3,30,000 में से तो 3,00,000 चला गया, तो हमारे पास 30,000 है। तो इसको शो कैसे करेंगे कि अब हमारे पास 3,30,000 है, इसमें से 3,00,000 का कैलकुलेशन हो चुका है, तो बचा कितना, मात्र 30,000। तो अब इस 30,000, 3,00,000 हो गया, कि 30,000 का कितना देंगे, तो 30,000 का मात्र 5%। ये कितना होता है, तो 10%, 10% 3,000, तो 5% 1,500। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैलकुलेटेड इनकम टैक्स। हिंदी में लिख लीजिएगा वैकलित कर। वैकलित कर कितना होता है, तो वैकलित कर आपका हो जाएगा 1,500। तो 1,500, अब इसमें से क्या करेंगे, लेस रिबेट। रिबेट यानी कटौती को घटाएं। कितने का रिबेट मिलेगा, 1,500 तक का, क्योंकि हम जानते हैं 25,000 तक का रिबेट मिलता है, तो इसलिए 1,500 का रिबेट मिल जाएगा। तो 0.00, ये क्या हो गया, पेएबल इनकम टैक्स। पेएबल इनकम टैक्स यानी भुगतान के योग्य आयकर। ठीक है, एकदम सही है। Calculate the income tax to be paid for Mr. Mohan, whose yearly income from salary is 6 lakhs. He does not get any house rent allowances and he has no savings and his age is 45 years. श्री मोहन के आयकर की गणना करें जिनकी वेतन से वार्षिक आय 4 लाख नहीं 6 लाख, इन्हें कोई मकान किराया भत्ता नहीं मिलता और उनके पास कोई बचत नहीं है, उनकी आयु 45 वर्ष है। तो 6 लाख कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में 6 लाख है। अभी ये भी तो 3,80,000 का किया, तो इतना पास ये 6,45,000, बाकी सब कुछ सही है। तो इसको भी वैसे ही एक बार आप ट्राई कीजिए, क्योंकि 7 लाख से कम है तो टैक्स तो देना नहीं है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है ये देख लो। तो इसके लिए क्या करोगे, मैं इसको 2 पार्ट में बांट लेता हूँ, एक बार इधर एक बार इधर। इधर मैं कर रहा हूँ टैक्सेबल इनकम यानी कर योग्य आय की गणना। तो इनका इनकम फ्रॉम सैलरी क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है, 6 लाख। अब इसमें से हम लेस कर देंगे, क्या घटाएंगे, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का, 50,000। तो कितना बचेगा, 5,50,000। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हिंदी में लिख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे,
इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय 6 लाख, घटाएं, क्या घटाएं, स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती 50,000। उसके बाद क्या बचेगा, 5,50,000, इसको क्या कहेंगे, कर योग्य आय। ठीक है, कर योग्य आय। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे इस हेडिंग के नीचे आयकर की। तो आयकर की गणना कैसे करें, तो हमें साथ साथ स्लैब भी लिखना होगा और उसका कैलकुलेशन भी। स्लैब क्या है, तो हमारे पास स्लैब है 0 से 3 लाख, 0 से 3 लाख कितना, 0 से 3 लाख है नील यानी 0%। तो ये तो हमारा क्या हो गया, 0 से 3 लाख की कितनी राशि होती है, 3 लाख की राशि होती है। इसका मतलब हमने ये कर चुका दिया 3 लाख का 0%, कितना, 0 रुपया देकर, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, इसी को तो नील कहते हैं। उसके बाद दूसरा स्लैब है हमारा 3 लाख 1 से, 3 3 6 30 लाख है, 3 लाख 1 से 6 लाख तक, 3 लाख 1 से 6 लाख तक कितना है, 5%। तो देखो 3 लाख का गणना हो चुका, हमारे पास 5.5 लाख है, अगला 3 लाख करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा। इसका मतलब यहीं पर हमारा काम खत्म हो सकता है। 5,50,000 में से हम 3 लाख को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2,50,000। तो 2,50,000 का 5% कितना होता है, तो 10% हो जाएगा 25,000 का, ये तो हो जाएगा 12,500, 12,500, 12,500। ठीक है, अब सब ऐड कर लेंगे क्योंकि ख़त्म हो गया, हमारे पास पैसा ही नहीं है। 3 लाख और 5.5 लाख का ही कैलकुलेशन करना था, तो ये हो गया कुल 12,500। इसका हम क्या नाम देते हैं कि वैकलित आयकर। हिंदी में क्या लिखेंगे, वैकलित आयकर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कैलकुलेटेड इनकम टैक्स, कैलकुलेटेड इनकम टैक्स। इसमें से हम 12,500 जितनी राशि है पूरी राशि कटा देंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 25,000 तक का रिबेट है। हम क्या कहेंगे, लेस रिबेट, घटाएं कटौती, घटाएं कटौती हिंदी में लिखेंगे, कटौती, कटौती को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0,000.00। ठीक है, ये क्या हो गया, पेएबल इनकम टैक्स, पेएबल इनकम टैक्स की भुगतान योग्य आयकर 0 रुपया। मिल गया ना, 6 लाख वाले तो को भी टैक्स से मुक्ति, कर से मुक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप अब आपने पैटर्न समझ लिया होगा कि करना कैसे है। देखो अब हमारे, अच्छा यहाँ पे और भी स्पेस था, चलो ठीक है, पहले ही चेक कर लेता हूँ, स्पेस और भी है। हिंदी में क्वेश्चन लिखिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। कैलकुलेट टैक्स ऑफ टू बी पेड फॉर मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन के भुगतान योग्य आयकर की गणना करें जिनका वार्षिक वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी 7 लाख रुपए है, उन्हें कोई गृह किराया भत्ता नहीं मिलता और उनके पास कोई बचत नहीं है तथा उनका उम्र 45। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, फिर से वही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो इनका इनकम है, लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, वेतन से आय, कितना है, 7 लाख। ठीक है, 7 लाख ऐसे लिख लेंगे शॉर्ट देकर ऐसे। फिर मानक कटौती, घटाएं मानक कटौती, लेस, क्या करेंगे, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का है, तो वो है 50,000 रुपए का। तो कितना बचेगा, तो 6,50,000। ठीक है, 6,50,000। अब इस पर हम आयकर की गणना करेंगे। तो पेज पलट लेता हूँ ताकि साफ साफ रहे कि 6,50,000 इस ध्यान में रखेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास तो एक ही पेज रहेगा। तो आप 6,50,000 ये हमारा है, इसी पर हमें टैक्स पे करना है। तो हम गणना शुरू कर रहे हैं। क्या है हमारे पास इनकम टैक्स, 0 से 3 लाख, 0 से 3 लाख कितना, 0%। तो दोनों का अंतर कितना होता है, तो 3 लाख, 3 लाख का 0% कितना होता है, 0, 0, कोई पैसा नहीं दे। फिर
3,00,000 1 से 6,00,000, 3,00,000 1 से 6,00,000 क्या होता है? 3,00,000 1 से 6,00,000 5%। तो ये इसका अंतर कितना है? 3,00,000 का अंतर है। तो हम 3,00,000 इस बार लेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है 6,50,000। तो ये 3,00,000 और 3,00,000 6,00,000 ही होता है। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन होता है। अब इस बार 5%, तो इसका 5% कितना होगा? तो 10% 30,000, यानी 15,000। कि हमें 15,000 का टैक्स देना होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि अब हमारे पास स्लैब है 6,00,000 ये सब 0 है, 6,00,000 1 से 9,00,000 तक का स्लैब कि इसमें अगर आप हो तो आपको इसके किसी भी अमाउंट पर 10% का टैक्स देना है। तो ये 3,00,000 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 6,00,000 हो चुका है, 6,50,000 ही था। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 6,50,000, 3,50,000 में से 3 + 3 कितना घटा देंगे? 3 + 3 6,00,000 रुपया घटा देंगे। तो 6,00,000 रुपया जब इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? हमारे पास बच जाएगा मात्र 50,000। और इस 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। ठीक है, अब कुल पैसा कितना हो गया? 20,000। तो 20,000.00 20,000 इसको क्या कहते हैं? कैलकुलेटेड इनकम टैक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? व्ययकलित आयकर। अब इसमें से हम इस 20,000 को पूरी तरह से घटा देंगे और फिर क्या आ जाएगा? 00.00, 2 जीरो से भी काम चल जाता है। ये क्या किए हैं? तो यहाँ से हमने लेस किया है क्या? रिबेट। क्योंकि हमें पता है कि 20,000 भी टैक्स कैलकुलेट करके आएगा तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, 25,000 से ज़्यादा आएगा तभी लगेगा। तो ये क्या हो गया? पेएबल इनकम टैक्स। पेएबल इनकम टैक्स, ठीक है, यानी भुगतान योग्य आयकर 0, कोई भी इनको टैक्स नहीं देना है। 7,00,000 तक का हो गया कि 7,00,000 तक पहले फ्री हो गए। अब चलो, अब हमारे पास है 7,50,000। तो आपको क्या लगता है 7,50,000 वाले को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखते हैं। तो सबसे पहले एक ही जगह करते हैं ना, हो जाएगा आराम से। इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत फॉर्मेलिटीज़ हो गई, अब आप चीज़ सीख चुके हो, अब आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो। 7,50,000 मतलब कितना भी आय क्यों ना हो, 50,000 तो घटेगा ही घटेगा। तो इनका कितना बचा? 7,00,000, ठीक है ना। आप फॉर्मेलिटीज़ जानते हो क्या होता है। तो 7,00,000 पर ही हमें इनकम टैक्स से गणना करना है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 7,00,000 ही है, कर योग्य है 7,00,000 ही है। तो अब फटाफट शुरू हो जाएंगे 0 से 3,00,000, क्योंकि अब समय बचाएंगे ना, हम कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। कितना है? 0%। अब ये 3,00,000 का 0% कितना होता है? 3,00,000 का 0% 0.00। फिर इसके बाद 3,00,001, इसके बाद क्या है? 3,00,000 1 से 6,00,000, ठीक है। ये कितना है? 5%। यानी अब तो ये हटा सा गया है, ये तो फिक्स ही है, ये तो होने ही वाला है। 3,00,000 का 5% कितना होता है? 10%। 10% 30,000 और इधर हो गया ये 15,000, ठीक है। उसके बाद क्या है? 6,00,000 1 से 6,00,000 1 से 9,00,000, ठीक है। इस पर कितना देते हैं? 10%। तो 3 3 6, या फिर हम 3,00,000 ले लें, 9,00,000 हो जाएगा, है कितना? 7,00,000 ही। तो हम क्या करेंगे कि 7,00,000 से 6,00,000 माइनस कर देंगे। कौन सा 6,00,000? तो 3,00,000 और 3,00,000 6,00,000, कितना बचेगा? 1,00,000। तो 1,00,000 का कितना? 10% कितना होता है? 10,000, ठीक है। कितना हो गया? 25,000, ओके। अब इस 25,000 पर हम कैलकुलेशन करें। तो इस 25,000 में से पूरा का पूरा 25,000 घटा देंगे, क्योंकि रिबेट आपको खूब पढ़ाया था, अब तक तो आपको रिबेट याद ही हो गया होगा कि मैक्सिमम रिबेट इतना ही दे सकते, 25,000 से कम जितना भी रहेगा सब, या फिर 25,000। तो अब क्या हो गया? 0 0। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो। ये क्या था? व्ययकलित आयकर, कैलकुलेटेड इनकम टैक्स,
ठीक है, ये क्या था, लेस रिबेट, ये घटाएं कटौती, लेस रिबेट, ठीक है। ये क्या हो गया, पेएबल इनकम टैक्स, भुगतान की जाने वाली, यानी अगर आपका इनकम 7.5 लाख भी है तो आपको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 50,000 का छूट मिल जाएगा तो 7 लाख। और कैसे टैक्स देना ये समझ में आ गया। अब तक हमने जो पहले आपको बेसिक पढ़ाया था उसमें क्या था, एक चीज़ था शेष की बात नहीं हुई है, रिबेट। तो जहाँ रिबेट रहेगा वहाँ शेष नहीं आएगा, और जहाँ शेष आएगा वहाँ रिबेट नहीं आएगा। क्लियर है, क्योंकि जहाँ कुछ पैसा, ये जो पेएबल इनकम टैक्स लिख रहे हैं ना, यहाँ 1 भी रुपया अगर रहेगा तभी ये हम शेष की बात करेंगे। ओके, तो 25,000 तक छूट था, 25,000 तक हमने सॉल्व कर लिया, यानी लेवल 1 हमने क्रॉस कर लिया है। अब लेवल 2 में चलना है। क्या है लेवल 2, आइए देखते हैं। अब लेवल 2 हमारे पास है। लेवल 2 में क्या है, आइए देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। मोहन के लिए आकर ये गणना करना है, जिनका वेतन से आय 9 लाख रुपए है, उन्हें कोई मकान किराया भत्ता नहीं मिलता और उनके पास कोई बचत नहीं है, उनकी आयु 45 वर्ष है। कैसे करेंगे, तो फिर से वही चीज़ कि हम पहले इनका वो फाइंड कर लेते हैं कि 9 लाख रुपया। अब मैं यहाँ फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेलिटीज़ आप खुद से कर लेना कि 9 लाख में से 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर जाएगा ही जाएगा, इसको तो एकदम रट ही लेना। अब ये कितना बच गया, 8,50,000। इसी पर हमें इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना है। तो मैं पिछले पेज पर करता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ साफ रहे। दिमाग में हमें क्या रखना है कि 8,50,000 है। आप तो सामने कॉपी पे कर रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं 0 से 3 लाख, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0%। तो 3 लाख, देखो मैं ये बार बार लिख रहा हूँ, मैं भी सॉर्ट कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको लिखने का हैबिट आपको होना चाहिए। ये 3 लाख, 3 लाख का कितना, 0%, कितना होता है, 0.00। उसके बाद 3 लाख 1 से 6 लाख कितना होता है, ये 60,000 हुआ, 6 लाख। ये होता है 3 लाख का अंतर। तो 3 लाख का 5% कितना होगा, 15,000। एक तरह से रटा ही गया होगा ये, है ना, 15,000। उसके बाद क्या है, फिर 6 लाख 1 से 6 लाख 1 से 6 लाख 1 है 9 लाख। 6 लाख 1 से 9 लाख कितना होता है, तो 0% हो गया। हाँ ये नहीं लिखा था, 5%। अब ये 10%, तो फिर से 3 लाख हो जाएगा, तो 3 3 3 9 लाख हो जाएगा। हमें 8.5 लाख ही करना है, यानी यहीं पर काम खत्म हो जाएगा कि हम 8,50,000 में से 3 और 3 6 लाख माइनस कर देंगे। ओके, तो बचा कितना है, 6 2 8, 2,50,000। तो 2,50,000 का 10% है, कितना हो जाएगा, 25,000। तो 25,000 प्लस करेंगे 15,000 में तो कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, 40,000। ये क्या है, कैलकुलेटेड इनकम टैक्स। हिंदी में क्या लिखेंगे, व्ययकलित आयकर। अब कैलकुलेटेड इनकम टैक्स 40,000 आ गया। अब क्या यहाँ से हम रिबेट 25,000 माइनस कर दें, नहीं। अब 25,000 से ज़्यादा होगा तो 1 रुपया का छूट, 25,000 तक या उससे कम होगा तो वो सब माफ हो। ओके, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, वहाँ लेस कर रहे थे, अब ऐड करेंगे क्या, एट सेस एट द रेट ऑफ 4%। किसका, तो 40,000 जो भी आपका कैलकुलेटेड इनकम टैक्स है उसका 4% कितना होता है, तो 1% 400, 400 होकर 1,600 रुपये आपको सेस देना होगा। ये क्या होता है, एजुकेशन सेस या हेल्थ सेस। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 41,600 रुपया। ये हो गया पेएबल इनकम टैक्स, पेएबल इनकम टैक्स यानी चुकाई जाने वाली आयकर। ठीक है, या देय आयकर, चुकाई जाने वाली आयकर या देय आयकर आपका। तो जहाँ 25,000 से ऊपर हुआ वहाँ शेष ऐड होगा,
जहाँ 25,000 या 25,000 से नीचे है तो रिबेट होगा लेस रिबेट। ठीक है, बस इतना ही होता है इनकम टैक्स, इतना ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। अब आगे जो भी हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो शुरू करें प्रैक्टिस। आइए, अब आपको क्या करना चाहिए कि वीडियो को स्टॉप करके और आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, लेकिन उस समय का स्लैब रेट अलग था, अभी का अलग है, तो दोनों में आंसर अलग अलग है। 2019 CGPSC में हूबहू यही लैंग्वेज है। तो 12 लाख रुपए इनका इनकम है, तो 12 लाख रुपए इनकम को हम अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ कि 12 लाख में से इधर ही कर ले रहा हूँ कि 12 लाख, आप तो सीख चुके हो, आप प्रॉपर लिखना, मैं एक ही बोर्ड में करना चाहता हूँ। ये हो गया 1,20,000। 12 लाख में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जाएगा, बचेगा 11,50,000। ठीक है, इसी पर हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऊपर लिख लेना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद शुरू हो जाना। कैसे शुरू हो जाना है, तो आपको पता है कि 0 से लेकर 3 लाख तक का क्या है, 0% है, यानी 3 लाख का 0%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.00। उसके बाद हमारे पास है 3 लाख 1 से 6 लाख, कितना, 5%। तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख का 5%, 15,000। फिर उसके बाद 6 लाख 1 से 9 लाख तक कितना है, 10%। तो 3 3 6 3 9, पूरा का पूरा 3 लाख ले लेंगे और इसका 10%, यानी 30,000। तो 45,000 तो हो ही गया, लेकिन अब क्या है, 9 लाख 1 से 12 लाख, 12 लाख कितना, 15%। तो ये गैप तो 3 लाख का हो जाएगा। 3 3 9 3 3 3 6 3 9 लाख का तो हो गया है, और 3 लाख करेंगे तो 12 लाख हो जाएगा, लेकिन 11,85 है, मतलब मामला खत्म हो जाएगा यहाँ। तो आप यहाँ 11,50,000 में से क्या घटा देंगे, 3 3 3, 9 लाख का तो कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो 9 लाख घटाएंगे तो 2,50,000 आएगा, और इसका कितना, 15% देना है। तो इसका 15% कितना होता है, 2,50,000 है, तो 10% हो गया 25,000, और 5% 12,500, यानी 37,500। 37,500 सबको ऐड करोगे तो 30 30 60 10 70, 5 75 5 80, 82,500। ये आपको कितना देना होगा, 82,500 रुपये। ये क्या है, कैलकुलेटेड इनकम टैक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे शेष, तो इसको मैं उधर लिखता हूँ। हमारे पास कैलकुलेटेड इनकम टैक्स 83,500 है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे ऐड शेष एट द रेट ऑफ 4%। किसका, तो कैलकुलेटेड इनकम टैक्स का, 83,500 का 4%। तो ये कैलकुलेटेड इनकम टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वैकलित आयकर का 4% शेष। हिंदी में भी शेष ही लिखना है इसको, हिंदी में अलग नहीं होता। तो 1% कितना हो गया, 825। तो 8 चौके 3200, 25 चौके 100, 3300 रुपये हमें और इसमें ऐड करना हो। तो 0,000,053,8,325, यानी 85,800 रुपये। ये क्या हो गया, पेबल इनकम टैक्स, यानी भुगतान की जाने वाली आयकर की राशि, भुगतान की जाने वाली आयकर की राशि। इतना लिखेंगे, पूरा पूरा नंबर देगा। ठीक है, ये रहा आपका परफेक्ट सोल्यूशन इनकम टैक्स। आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं कुछ है क्या। तो और है, कैलकुलेट द इनकम टैक्स टू बी पेड फॉर मिस्टर सनी।
हुज मंथली इनकम फ्रॉम सैलरी इज 80,000, क्या है मंथली इनकम, उनकी मासिक आय है 80,000, उन्हें 20% डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंसेस। तो डीए आपका इनकम है। आपको मैं अब कुछ अलग चीज़ें पढ़ा दूँ कि अगर डीए बोले तो डीए क्या है, आपका आय होता है, इनकम होता है, डीए इनकम होता है, ठीक है। और ये एलआईसी में पैसा जमा करते हैं, पीपीएफ में पैसा जमा करते हैं, ये सब क्या होता है, सेविंग्स। और किसी को दान देते हैं, ये होता है खर्च। 3 चीज़ें ध्यान रखें। अब चलो, डज नॉट गेट एनी हाउस रेंट अलाउंसेस, ही हैज नो सेविंग, कुछ भी नहीं है, बस एक डीए है। यानी हमें टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी लिखिए यहाँ पर, बस इसी चीज़ को दिखाना है, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना हो जाएगा, अच्छा इधर नहीं, नीचे करना होता है, 80,000 गुना 12, 12×8 9,60,000 है ना। तो इनकम फ्रॉम सैलरी और इधर अमाउंट, ठीक है, इधर पार्टिकुलर्स, ये तो आपको लिखना भी सिखाया था। तो 9,60,000 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर ऐड होता है क्या, डियरनेस अलाउंस एट द रेट ऑफ 20% ऑफ 96,000। इसका 96,000 का 25% कितना हो जाएगा, सॉरी 20% है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है 20%, 20%। डियरनेस अलाउंसेस 20% है, तो 96,000 का 20%, तो 10% कितना हो जाता है 9,600, नहीं 9,60,000 का 20%, ये कितना हो गया 96,000। तो डबल कर दो, तो ये हो जाता है 0 0 0 2 छक्के 12, हासिल 1, 9 दिन 18, 1,92,000 उनको डीए मिला होगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 1,92,000। अब ये दोनों मिलके क्या हो गए 0 0 0 3 0, फिर 2 9 15 की 5, हासिल 1, 9 1 10 11,52,000, ये क्या होगा इनका। और कोई डिडक्शन है क्या, तो इसको हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। तो क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, नीचे लाइन नहीं रखते हैं, नीचे लाइन नहीं देंगे ग्रॉस, क्योंकि आगे और भी कहानी बाकी है। ये है ग्रॉस टोटल इनकम, ये हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस क्या डिडक्शंस, तो डिडक्शंस तो कुछ है नहीं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस मानक कटौती। ग्रॉस टोटल इनकम को क्या कहते हैं हिंदी में, ग्रॉस टोटल इनकम को कहते हैं कुल सकल आय, कुल सकल आय। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का, तो यहाँ से हम 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे, तो 0 0 0 और ये 2, 11,02,000, 11,02,000, ये क्या हो गया, ये हो गया टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम हिंदी में क्या कहेंगे, कर योग्य आय। तो एक डीए आया, तो इस तरीके से, तो कई सारी चीज़ें भी आएंगी, आने के तो चांसेस नहीं है सीजीपीएससी में, लेकिन हम इस तरीके से। ओके, अब चलता है, इसके आगे कैलकुलेट होगा हमारा इनकम टैक्स, क्योंकि आप जानते हो, तो वीडियो को स्टॉप करो और खुद से कैलकुलेशन स्टार्ट करो, मैं भी कर रहा हूँ, फिर आप वहाँ से आंसर मैच करना या सोल्यूशन मैच करना सीखोगे कैसे, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से देख, आपने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर मिला लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगी, मैं बताऊंगा। लेकिन टैक्स स्लैब्स अंडर न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या है, 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, 10 से अब 30%। और न्यू में ये सारी चीज़ें अभी देख रहे हो, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से, ये 9 नहीं, ये 3 लाख 1 होना चाहिए, 6 लाख 1 होना चाहिए, 9 लाख 1, 12 लाख 1, 15 लाख 1, ठीक है। लेकिन ये क्या लिखा है, 0 से 3 लाख, या फिर अबव 3 lakhs टू
यहाँ पर अबव 3 लाख टू 6 लाख, ठीक है। ये 0.5% का अंतर है, 3 लाख का। उसके बाद क्या दिया है, दिस रेशियो सिनारियो धारा 88 के तहत कम से 1.5 लाख रुपए और 50 लाख रुपए का लाभ होता है, 50,000 रुपये की अधिकतम जो कटौती होती है, कटौती की बात करें तो वो या तो 1.5 लाख धारा 80C और 80D दोनों मिलाकर और 50,000 का स्टैंडर्ड, तो अधिकतम 2 लाख की कटौती ले सकते, 2 लाख से अधिक की कटौती नहीं ले सकते। इसमें पुरानी कर व्यवस्था में, नई कर व्यवस्था में तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 की ही कटौती, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखो, assume Sujit is an employee who works as an engineer and has an annual income of 9 lakhs. Unfortunately, due to this his education expenditure and family obligations, he is unable to avail deductions available under the old tax regime. कि ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंतर्गत जो भी डिडक्शन है उसको वो नहीं ले पा रहा है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिज पेएबल इनकम टैक्स अंडर द ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड न्यू टैक्स रिजाइम, कि अगर ये ओल्ड के तहत जाता है तो कितना इनकम टैक्स देगा और ये न्यू के तहत जाता है तो कितना इनकम टैक्स, ठीक है। पुरानी व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के तहत उसके देय आयकर के बीच अंतर ज्ञात करें, क्योंकि कब से पुरानी नहीं हो रही है, क्वेश्चन मिले तब तो समझ में आए। पीछे वाले का आंसर आप खुद से निकाल कर रखो, बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा। अब है टैक्सेबल इनकम, ठीक है। 9 लाख से 50,000 स्टैंडर्ड घटेगा क्योंकि कोई इनके पास बचत कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 8,50,000, कि 8,50,000 रुपये पर ही हमें कैलकुलेट करना है, नई व्यवस्था के अंतर्गत भी और पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत। तो एक बार दोनों व्यवस्था के अंतर्गत मैं आपको हल करके दिखाता हूँ और फिर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान रखना, एक बार इस चीज़ को फिर से नोट कर लो, ये है 0 से 5, 0 से 2.5, 0%, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, ध्यान रखना 5 से सीधे 20, 10% का कोई लोचा ही नहीं है। उसके बाद 10 से अब सीधे 30, तो 10 से वो है नहीं, 20 तक जाएंगे, 20 और 5 को लेंगे, और इधर से ये वाला तो हम कब से प्रैक्टिस कर ही रहे थे, 80C 80Ds में है नहीं, तो हम कैसे हल करेंगे इनके क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। एक तरफ हम हल कर रहे हैं, अच्छा इनका टैक्सेबल इनकम कितना है, टैक्सेबल इनकम 8,50,000, इधर भी टैक्सेबल इनकम 8 लाख, ठीक है। अब एक तरफ ओल्ड एक तरफ न्यू, तो हम लोग न्यू वाला जानते हैं तो पहले न्यू कर लेते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स, यानी कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजाइम। तो न्यू टैक्स रिजाइम में फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिखूंगा, अब ज़्यादा नहीं लिखूंगा, 0 से 3 लाख, तो ये 3 लाख की राशि होती है, ये होता है 0%, तो 3 लाख का 0%, 0.0, ठीक है। अबव 3 लाख, अबव 3 लाख टू 6 लाख कितना होता है, 5%, तो फिर भी ये 3 लाख की राशि होती है, और 3 लाख का 5% कितना होता है, तो 3 लाख का 10%, 30,000 का 5%, 15,000, कई बार हमने निकाला ना। अब फिर अबव 6 लाख टू 9 लाख, 9 लाख कितना, 10%, लेकिन 9 लाख है नहीं, 8.5 लाख है, तो इनका 8,50,000 से 9 लाख घटा देते हैं, तो बचेगा 50,000, 50,000 का 10% निकालेंगे, कितना होता है 5,000, तो अब इस 5,000, सॉरी हाँ ठीक है, को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 0, 5 5 10 की 0, हासिल 1 1 2, यानी 20,000, ऐसे ही कर लेना था। 20,000 रुपया इनका क्या हुआ, कैलकुलेटेड इनकम टैक्स। अब ये 20,000 में क्या देंगे, ये है कैलकुलेटेड इनकम
टैक्स। अब ऐड होगा सेस, कितना, एट द रेट ऑफ 4%, हमेशा 4% फिक्स है, ध्यान रखना। तो 20,000 का 4%, 20,000 का 4%, 1% 200, तो 4 दूना 800 रुपये, ठीक है ना। 1% 200, हाँ 800, तो 20,800 रुपये, ये हो गया पेएबल इनकम टैक्स। पेएबल इनकम, अगर नई व्यवस्था की, अब कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजाइन। अब पुरानी कर व्यवस्था के तहत हम लोग चलते हैं गणना करने के लिए। क्या है पुरानी कर व्यवस्था में, देखिए ये है 0 से 2.5 लाख तक 0% यानी नील, यानी ये 2.5 लाख की राशि पर 0.00 रुपीज़ इनको टैक्स मिले। फिर अबव यानी 2.5 लाख से अधिक, अब 2,50,000 पूरा अंकों में भी लिख सकते हो, से अधिक, और कहाँ तक, 5 लाख तक, कितना है 5%, तो ये होता है 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख का 5% कितना होगा, तो 10% हो जाएगा 25,000 का, आधा 12,500, 12,500। अब 5 लाख, 5 लाख से अधिक कहाँ तक, तो 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख, कितना, सीधे 20%, तो ये कितनी राशि होती है, 5 लाख, पूरा लिख लो, दहाई सैकड़ा हज़ार 10, तो 5 लाख यहाँ, और उसके बाद 2.5 लाख यहाँ, और 2.5 लाख यहाँ, तो 5, 2.5, 5, 5, 10 लाख हो जाएगा ना, और हमारे पास 8.5 लाख ही है, मतलब यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 8,50,000 में से, देखो ये 2.5 लाख और ये 2.5 लाख, 5 लाख का तो कैलकुलेशन हो चुका है, तो ये कितना बचा, 5 3 8, 3,50,000 का 20% कितना होता है, 10%, 35,000, 35 दूना 70,000, ठीक है। तो 70 10 80, यानी 82,500 रुपये, ये क्या है, कैलकुलेटेड इनकम टैक्स। अब इसमें करेंगे ऐड सेस, इसमें सेस ऐड करेंगे कितना, एट द रेट ऑफ 4%, तो 82,500 का 4%, तो 1% 825, तो 4% 800 के 3200, 2500 का 100, 3300 रुपये, तो 3300 रुपये इनको शेष के रूप में देना होगा। तो ये हो गया 0,000,538,325, यानी 85,800 रुपये ये पेएबल इनकम टैक्स है, चुकाई जाने वाली आयकर की राशि, पेएबल इनकम टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, अंतर, तो कहाँ 20,800 पे कर रहे हैं, कहाँ 85,800 पे, इसीलिए ये स्लैब रेट आया है कि अधिक से अधिक लोग टैक्स पे करने जाएं, नहीं तो देखो कमाई के साथ कितना टैक्स घाटा पड़ जाता। तो आप दोनों में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते, लेकिन वहाँ पर वो कम कब हो जाता, जब आपके पास बहुत सारी सेविंग्स हैं, तो सेविंग्स हैं या फिर आपने खर्च किया है, दान दिया है, तो वहाँ से ना इसको बचा बचा के 3 से उसको अंदर में लाया जाता है, कम किया जाता है, ताकि हमारा वहाँ से टैक्स 20,000 से भी या फिर फ्री भी हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, दोनों में अंतर कहेगा तो कितने का अंतर हो गया, कितने का बचत हो गया, तो 85,800 में से 20,800 घटा देंगे, तो बचत हो जाएगा 65,000 का, ही सेव्स 65,000। ये था ना क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पेएबल इनकम एंड अंडर द ओल्ड एंड न्यू टैक्स। मजा आया।
आई होप अच्छा लगा होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों टैक्स रेजिम मैंने बता दिया। अब देखो ये है CGPSC मेंस 2014। तो एक बार इस क्वेश्चन को जैसे 14 में पूछा था मैं वैसे ही हल कर रहा हूँ, और अब दूसरी बार खुद से हल करना, ठीक है, ओल्ड के अकॉर्डिंग ही हल करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी कटौतियाँ हैं। मेरा मोटो यही है कि आपको मैं कटौतियों को सिखा सकूँ। द मंथली इनकम ऑफ आकाश इज 75,000, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट। तो टैक्सेबल इनकम यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर रहा हूँ। इनकम है इनका 75,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 12 पंजे 60, हासिल 6 बच्चे 62 84 और 6 90, 9 लाख रुपये इनका सैलरी से। ही डिपॉजिट 3 लाख 35,000 पर मंथ PF। अब इनका कोई इनकम नहीं है, डिपॉजिट मतलब सेविंग होता है। PF में क्या है, ये PF वाला क्या है, सेविंग है। आकाश पेड अ प्रीमियम फॉर LIC भी सेविंग्स है, PPF भी सेविंग्स है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द ईयर। अलॉन्ग विथ हिस आकाश ऑल्सो डोनेशन ये क्या है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका खर्च है। 10,000 100% डिस्काउंट मतलब टैक्स रिबेट पूरी तरह पर मिलेगा। द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 16,000 50% डिस्काउंट। नहीं, रिलीफ फंड यहाँ पर फुल स्टॉप होगा कि प्राइम मिनिस्टर वाला 100% डिस्काउंट है, और ये 16,000 50% डिस्काउंट ये कहाँ गया, ऑर्फनेज वाला। इस सबका पे इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स कहना चाहिए इसको, 8,000 हिज मंथली इनकम फ्रॉम द लास्ट 11 मंथ। नाउ हाउ मच इनकम टैक्स विल हैव पे एंड ऑफ द ईयर। तो देखो इसमें इनकम के डिफरेंट सोर्स तो नहीं दिया, लेकिन इनके बचत खर्चे ये बताए तो ये बता सकता है। और इसके लिए देखो ये भी लिख दिया है कि टैक्स स्लैब क्या होगा, ये रहे तो और अच्छा। तो ये तो हमारा इनकम हो गया। अब हम क्या कहेंगे, लेस डिडक्शंस। डिडक्शंस अच्छा कैसे बताऊं, पुरानी व्यवस्था के तहत कि नई व्यवस्था के तहत? अच्छा अभी बोला था ना, मैं दोनों से भी बता दूंगा, या फिर एक आप करना। डिडक्शंस क्या है, तो डिडक्शंस ए, इसमें क्या है, ये डिपॉजिट कर रहे हैं 3500, ये पूरी तरह से छूट होता है 3500 पर मंथ, और ये कितना डिपॉजिट किए हैं, 12 महीने। तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा, तो ये 0 0 12 पंजे 60 6 12 3 36 और 6 42,000, ठीक है। फिर और क्या है, दूसरा डिडक्शन क्या है, LIC। अच्छा ये ऐसे लिखते हैं, एक मिनट आप लोग लिखना नहीं, मैं पहले सारा लिख लूँ तब आप लोग लिखना। डिडक्शंस कई तरीके के हैं ना इसमें, तो पहले A, और ये कहाँ है, 3500 कहाँ जा रहा था, PF में, तो इसको लिखेंगे PF। उसके बाद LIC, अब LIC में कितना जा रहा है, 25,000, एक ही इंस्टॉलमेंट ये पे किए हैं 25,000। उसके बाद क्या है, 15,000 PPF, एक ही साल में PPF कितना, 15,000। तो ये टोटल पे हो गया। ये 0 0 0 5 5 10 दोबारा के 2 हासिल 1 और 1 5 1 6 और 2 8, यानी 82,000 रुपया तो इन्होंने ए हेडिंग में, इसको अमाउंट ए मान लेते हैं। अब फिर बी, अब बी में क्या चल रहा है, तो बी में डोनेट 10,000 टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये कितना दिए हैं, 10,000, पूरी तरह से छूट होगा। और उसके बाद क्या दिए हैं, ऑर्फनेज, ठीक है। अब ऑर्फनेज में कितना दिए हैं, तो ऑर्फनेज में दिए हैं 16,000, लेकिन ये 50% डिस्काउंट ही मिलेगा, तो इसका 50% कितना होता है, 8,000, ठीक है, 8,000 का। और तो टोटल बी में कितना गया, 18,000। तो टोटल अब डिडक्शन कर देंगे, इसमें से जगह नहीं है, तो A प्लस B, ये है ना अमाउंट वाला सेक्शन, ठीक है।
तो ए प्लस बी मिलाकर कितना होगा, ए प्लस बी की राशि अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 18,000 और 82,000, तो 80 10 90 10 पूरे 1 लाख, पूरे 1 लाख का डिडक्शन हो गया। तो ये कितना बच गया, 8 लाख। तो ये तो आपको करना ही है इतना। और ये क्या हो गया, टैक्सेबल इनकम टैक्स, कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम, सॉरी टैक्सेबल इनकम, कर योग्य आय, ये तो निकालना ही है। अब बोलोगे कि सर यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगा, तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कब का है, 2014 का है, और 2014, 15, 16 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन अस्तित्व में ही नहीं था। और उस समय अधिकतम छूट की राशि 1 लाख ही थी, जो यहाँ अधिकतम है। यानी अगर 1 लाख से ज़्यादा होती तो उसको हम लोग टैक्स के अंदर ले लेते। ओके, तो अगर अभी के अकॉर्डिंग देखें तो अभी के अकॉर्डिंग 8 लाख नहीं होगा, 9 लाख तो इनकम ही है, तो 1 लाख तो ये सब चला गया। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल सकता है, इसमें से और 50,000 घटाते तो 7.5 लाख पर मामला जम जाए। ठीक है, और 7.5 लाख पर हम कैलकुलेशन जो कि पीछे करके दिखाया हुआ था, 7.5 लाख पर किया था ना, एक बार देख लो। 7.5 लाख वाला, ये 8.5 वाला है, ये 7.5 लाख तो 7 पर हमने कर लिया था, तो कोई पेमेंट नहीं करना था इनको। अच्छा, सीधे अब यहाँ आ गया, तो 7.5 वाला जब आता तो हम 50,000 का कर देते, खैर नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 8 लाख मान के इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है ना, कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, 0 से 2 लाख, 0 यहीं पर कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, 0 से 2 लाख 0 इधर कर रहा हूँ मैं, तो 2 लाख तक तो फ्री हो जाएगा, 2 लाख तक 0, फिर 2 लाख से 5 लाख 10%, तो ये कितना होता है, 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% कितना होता है, तो 25,000। तो दूसरा राशि आएगा ना 25,000, बोलो हाँ, 2.5 लाख का 10% 25,000, क्योंकि आप सीख चुके हो इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, 25,000, और ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। फिर 5 लाख से 10 लाख, तो ये तो हो जाएगा 5 लाख, तो 5 और 2.5 7.5, हाँ 2 से 5 3 लाख होता है, सॉरी थोड़ा सा पीछे आते हैं, छोटी छोटी गलती हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ कर रहा था। 2 लाख तक तो फ्री हो गया। अब ये तो 3 लाख होता है, और 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000 होता है ना, तो यहाँ पर हम 3 लाख का 10% 30,000 लिख लेंगे, लिख लिया। देखो 2 से 5 लाख, फिर 5 से 10 लाख होता है 5 लाख, तो 5 3 8 2 10 लाख, हमारे पास है कितना, 8 ही लाख है, तो और हमने यहाँ से 3 और 2 5 लाख का कर लिया है, तो बचा कितना है, तो हमारे पास है 8 लाख, तो 8 लाख से कितना घटा देंगे, तो 3 और 2 5 लाख घटा देंगे, तो 3 ही लाख बचेगा ना, और 3 लाख का कितना, तो किस रेंज में है, 1 और 2 रेंज हमारा कंप्लीट हो चुका है, 10% वाला कंप्लीट हो चुका, 20%, तो 3 लाख का 20% कितना होता है, तो 3 लाख का 10% 30,000, 20% 60,000। तो अब फिर अगला जो 3 लाख होगा वो कैसे होगा, आपको समझ में आ गया। अब इसका 20% लगेगा, जो कि होगा 60,000। तो पे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा इनको, 90,000। देख रहे हो ना उस ज़माने में कितना ये भारी टैक्स था, 90,000 रुपये। अब इसमें ऐड सेस करेंगे, ऐड सेस, तो 2000, देखो इसमें सेस की बात नहीं किया गया है, लेकिन सेस 3% उस समय था, मुझे याद है, तो 3% तो देना ही देना है। क्या था, एट द रेट 3%, 90, तो 1% होते हैं 2700 रुपया आपको सेस भी देना था। तो ये हो गया 92,700। अब इसमें से लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, तो 11 महीने तक ये 8,000 रुपया दिया है ना, जो आजकल TDS हम लोग देते हैं, तो 11 8 88,000 रुपये लेस हो जाएगा।
तो इसमें से हम 88,000 रुपये घटा देंगे तो कितना बचेगा, 007 12 में से 8 गया 4, यानी 4700 रुपये इसको पे करना होगा और इसका इनकम टैक्स पेड हो जाए। ये वाला देखो 8,000 कहाँ तक, 11 महीने तक, है ना। 8,000 रुपये 11 महीनों के लिए अपने सैलरी से पहले ही दे रहे थे, तो इनका टैक्स हुआ था 92,700, 88,000 दे दिए थे तो 4700 रुपये और पे कर। ये उस ज़माने में इतना आंसर आया होगा जब ये क्वेश्चन पूछा। अभी क्या करोगे, अभी और 50,000 कम हो जाएगा और नए वाले के तहत नहीं, लेकिन नए वाले के तहत नहीं जा सकते, पुराने वाले के तहत ही करना होगा। तो पुराने वाले के में भी हम 50,000 का और लेंगे, 7,500 रुपये, जैसे अभी अभी पुराना वाला किया था ना, ये वाला, इसके थ्रू कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसी क्वेश्चन को आप दोबारा से करेंगे। ये है इनकम ऑफ प्रकाश 7.5 लाख, डिपॉजिट 4,000 पर मंथ इन पीएफ। अच्छे, प्रकाश ही कर लो भाई, PRAKSH। पेड 25,000 फॉर LIC, 2,000 PPF, वही सारी चीज़ें हैं। 50% कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है, बस यहाँ चेंज कर दिया है 2,000। और ये किस लिए किया है, ताकि इसको आप लोग सॉल्व कर सकें। एक होमवर्क भी दे दिया। तो अभी थैंक यू, अभी थैंक यू नहीं, 2 मिनट। अभी एक चीज़ और आपको बताना था ना, इसको बोला था कि आप लोग सॉल्व करना। तो चलो, यहाँ पर 11,02,000 निकाल के मैं रुक गया था, इसको भी एक बार सॉल्व कर देता। ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म से सॉल्व कर लेता हूँ। 11,02,000 रुपये आ गए थे, इसको दिमाग में रखते हुए हमें कैलकुलेशन करना है। शॉर्ट कैसे करेंगे, आंसर चेक करना है, तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, मेंस में ऐसे नहीं करना। मेंस में तो इतना करने के बाद प्रॉपर प्रोसेस जाना, प्रोसेस जान चुके हो कि हम जानते हैं 0 से 3 लाख तक 0, अभी मन में रखेंगे 3 लाख का तो हो गया। फिर अबव 3 लाख से 6 लाख तक 5%। ठीक है, तो फिर ये 3 लाख का 5% कई बार निकाल चुके हैं। 3 लाख का 10%, 30,000 का 5%, 15,000, ये आ गया 15,000। फिर ये 6 लाख हुआ। फिर हम आएंगे 6 लाख से 9 लाख वाले में 10%, तो फिर से 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, 30,000। फिर हम आ जाएंगे 9 लाख से 12 लाख वाले में, कितना, 15%, तो ये तो 3 3 12 लाख हो जाएगा, 11 2 ही है। तो हम 12 लाख में से 11,02,000 घटा देंगे। तो घटाओ, 0 0 0 3, अब ये 2 में 10 में से 2 गया 8। ठीक है, ये था ना 10 में से 2 गया 8, ये 9 में से 9 11 98,000। तो 98,000, 12 लाख नहीं, गलत कर रहे हैं। 11,02,000 में से घटेगा ना, 11,02,000 में से कितना कितना पे कर दिए, तो 3 लाख, 3 लाख 6 लाख, 3 लाख 9 लाख। अब घटाएंगे 0 0 0 2। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, पाँचवा पर 0, फिर 11 में से 2,02,000 का कितना ले लेंगे, 15%। तो इसका 15% कितना हो जाता है, तो 10% देखो 20,200, फिर 5% 10,100, तो 30,300। 30,300 और ये कितना हो जाएगा, 30 30 60 10 70,000, 70 75,300, 75,300। ठीक है, अब इसमें हम CS ऐड कर देंगे। ये हुआ कैलकुलेटेड इनकम टैक्स। अब इसमें CS ऐड कर देंगे। ठीक है, तो शेष 75,300 का 4%, तो 753 गुना 4, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14 के 4 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, 2940 रुपया किस में ऐड कर देंगे, 75,300 में।
75,300 में। पता नहीं अधूरा पे छोड़ने का मेरा मन नहीं करता कुछ, इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ। है सॉरी 4 9 3 12 की 2, ऐड कर रहे हैं ना सबको। 9 3 12 की 2 हासिल 1 5 2 7 और 1 8, 78,240। ये आपका आंसर होगा। आई थिंक आपका आंसर ये आ गया है। ओके, किसी भी डाउट के लिए आप पाथ IAS अकेडमी को कॉल करके अंकित सर से बात कर सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे देखेंगे, तो सॉल्व करेंगे नई कर व्यवस्था के अनुसार 2023 के अनुसार। ठीक है, आंसर पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से देखो आंसर से, ठीक है ना, 2-3 बार सॉल्व करके, इसलिए मैं आंसर भी नहीं बता रहा हूँ। अब थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।